हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हिना टक्कर और मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। और मुझे अटेंडेंस लगा देना जो बीकॉम एफ के बच्चे हैं। और अब हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जून 2026 के लिए तैयारी रहेगी ये। और अब जो भी क्वेश्चन बैंक की वीडियो आएंगी, इसको आप क्वेश्चन बैंक बोलो, गेस्ट पेपर बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो, यही छपे छपाए क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो हम लोग इस पीडीएफ की मदद से पढ़ाई करेंगे। जिन भी बच्चों को चाहिए ये पीडीएफ वो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। नंबर यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप करके ले लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पे थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे इंस्टा पे भी करते हैं, बट व्हाट्सएप पे जल्दी मिल जाएगा रिप्लाई। इंस्टा पे भी कर सकते हो, फेसबुक कहीं पे भी कर सकते हो मैसेज। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। बाकी अगर पैसा नहीं खर्चा करना तो यहाँ से भी पढ़ाई करो। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ फटाफट से, क्योंकि तैयारी के लिए टाइम बहुत लिमिटेड है। और हम यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये टोटल 16 क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कोई भी आप 5-6 क्वेश्चन करके चले जाना, पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, पीपीसी का आता है। पीपीसी होता क्या है? तो जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ाई करनी है वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। एंड्रॉयड यूजर्स उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कोई भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं मुझे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीसी के बारे में। पीपीसी ऐसा क्वेश्चन है जो 10 साल 20 साल से हर बार पूछा जा रहा है। और पीपीसी होता क्या है? तो पीपीसी का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं कि पीपीसी एक्चुअल में क्या है। वीडियो थोड़ी डिटेल में रहेगी क्योंकि मैं ये भी बताती जाऊंगी क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के अब पूछे जा रहे हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो वो भी बताऊंगी। कैसे एग्ज़ाम देना है वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी मैं, सो दैट आपको बैक वगैरह ना आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में बैक ले आते हैं क्योंकि उनके शेड्यूल और जो डायग्राम होता है यानी कि कर्व होते हैं वो गलत होते हैं और थ्योरी सही होती है। तो जब आपका कर्व और शेड्यूल आप नहीं बनाओगे या गलत बनाओगे या नीट एंड क्लीन नहीं बनाओगे तो फिर फेल कर देते हैं ये लोग। और अगेन एंड अगेन यही होता है, चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी है। आप डीयू से हैं, इग्नू से हैं, एमडीयू से हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं, पंजाब, कहीं से भी आप हो तो ये चीज़ आपको अप्लाई करनी ही होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीपीसी का मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर जो होते हैं एफिशिएंटली ऑन टाइम एंड विद इन बजट। यानी कि जो हमारा पीपीसी है वो हमें ये सिखाना चाहता है कि आप जो प्रोडक्शन की जो प्लानिंग कर रहे हो, जो प्रोडक्शन है उसकी कैसे प्लानिंग होनी है और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो अगर हम इसे थोड़ा डेप्थ में समझें तो इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कोई भी चीज़ बनानी है। फॉर एग्जांपल हमें पेन बनाना है, रजिस्टर बनाना है, मार्कर बनाना है, या कोई भी कुर्ता बनाना है, शर्ट बनानी है, पैंट बनानी है। किसी भी चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? प्लानिंग का होता है। ठीक है, प्लानिंग जहाँ फ्लो चार्ट बनेगा मैं साइड में बना दूंगी, आप कॉपी पेन लेके बैठो। तो प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग, कि हमें कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो मालिक है वही रातों रात प्लानिंग कर ले और वो जो है कोऑर्डिनेट भी खुद से ही कर रहा है। ठीक है, उसको किसी और की सहायता लेनी ही पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं होता, एक बंदे के बस के काम नहीं होता। कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उसको, फिर चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। क्या वेस्टेज हो रही है, कैसे कम किया जाए, खर्चा कम किया जाए, प्रॉफिट बढ़ाया जाए। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर, जो भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बन रहे हैं, एफिशिएंटली होने चाहिए, टाइम पे बनने चाहिए और विद इन बजट बनने चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि देखो अब जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, और हम उस चीज़ को टाइमली अगर ना बनाएं या फिर हम उसको कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर, पेन बन रहे हैं, रजिस्टर, मार्कर, स्टेशनरी का भी कोई सामान बन रहा है, तो अगर हम उस पर पैसा ज़्यादा लगा दें, बजट हमारा ज़्यादा हो, टाइम ज़्यादा लगा दें, तो हम अपने कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। यानी कि आज का जो दौर है, आज का जो कंपटीशन है वो इतना फास्ट चल रहा है ना कि आप विद इन सेकेंड भी अगर कैलकुलेट करो ना तो वो भी हमारे लिए कम पड़ जाता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ।
वैसे तो ये कोई जो अब मैं एग्ज़ाम्पल देने जा रही हूँ, वो कॉम्पिटिशन लेवल का बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अभी तक मैंने डेफ़िनेशन समझाई थी, ठीक है? बट मेरे माइंड में जैसे-जैसे एग्ज़ाम्पल्स आते रहेंगे ना, जो आप रिलेट कर पाओ, वो भी मैं देती रहूँगी। अब जैसे क्या है, कॉम्पिटिशन इतना तेज़ चल रहा है कि अब पहले क्या होता था, पहले कहीं विलेजेस में लोग रहा करते थे, गाँव में रहा करते थे, कोई डॉक्टर भी कोई एरिया में एक होता था, खाने-पीने की दुकान भी एक आध होती थी। अब क्या हुआ है, अगर हम अब सिटी की बात करें या फिर विलेज की बात करें, कंपटीशन को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? जैसे कि आप इंस्टाग्राम का मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मतलब अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या नहीं करते, मोस्ट प्रोबेबल आप तो करते होंगे, बट अगर फेसबुक भी चलाते हैं तो उसमें वीडियोज़ आ रही होती हैं, रील्स आ रही होती हैं, बस वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसमें भी कॉम्पिटिशन दिखता है। अगर आप भी रील्स बनाना स्टार्ट करते हो या आप कोई वीडियो बनाते हो और आपको लगता है कि आपकी वीडियो थोड़ी अच्छी चल रही है, तो आपका कॉम्पिटिटर भी वही वैसा ही कंटेंट सेम कॉपी पेस्ट करके बना देता है। तो आप तो उस पर्सन को नहीं रोक सकते ना। ये एक कॉम्पिटिशन का, कॉम्पिटिटर का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, कि आज के टाइम पे कितना ज़रूरी है प्लानिंग करना, हर एक चीज़ करना, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। और कंपटीशन का एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसके अंदर भी वही चीज़ बताई गई थी। टाइम जब आ गया ना, टाइम, इसीलिए मैंने कंपटीशन का आपको एग्जांपल दिया कि विद इन टाइम हमें काम करना पड़ता है, नहीं तो हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा प्रोडक्शन सब फेल हो जाता है। अगर आज हम अपने लेट्स सपोज़ हम टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, अपने अपने कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर पा रहे, तो हम पीछे रह जाएँगे, फिर हमारा प्रोडक्शन किसी काम का नहीं है, हमारी प्लानिंग किसी काम की नहीं है। इट इंश्योर दैट राइट मटेरियल, हमें सही मटेरियल लगाना है, राइट मशीन यूज़ करनी है, राइट मैन पावर लेना है जो अवेलेबल हो राइट टाइम पे प्रोडक्शन के। ऐसा नहीं है कि जिससे हमें काम कराना है उसको वो काम आता ही नहीं है या फिर वो बहुत टाइम लगा रहा है और मशीन भी सही तरीके से काम नहीं कर रही। हमें हर चीज़ बिल्कुल सही और एक्यूरेट चाहिए, तो ही हम अपने प्रोडक्शन में सक्सेस ले पाएँगे। अगर हम आज चीज़ें मतलब बजट पे रखेंगे, ठीक है? घपले ज़्यादा नहीं करते हैं, टाइमली बना रहे हैं, कॉम्पिटिशन को भी बीट कर पा रहे हैं, तो समझ लो प्रोडक्शन बहुत सही लेवल पे जा रहा है। और अगर एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम पीपीसी की डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ ये इन्होंने दे रखी है, बाकी आपकी बुक में जो है वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीसी इज़ इक्वल टू प्लानिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड कंट्रोलिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस। कि आपको सबसे पहले अपने माइंड में सोचना है व्हाट, फिर सोचना है व्हेन, फिर सोचना है हाउ। प्लानिंग में क्या होता है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। आप ऐसा तो नहीं है आप सोचोगे ठीक है ये प्रोडक्शन हो जाएगा नहीं, पहले सोचो कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके काम आएगा, ठीक है? फिर कब करना है, ठीक है? व्हेन, फिर हाउ, फिर कैसे करोगे, कि आप लेबर ज़्यादा लगाओगे या मशीन पे खर्चा करोगे, मतलब आप कैपिटल इंटेंसिव पे काम करोगे कि लेबर इंटेंसिव पे काम करोगे, ठीक है? तो उसके बाद आता है कंट्रोल कैसे करोगे एक्चुअल प्रोडक्शन के प्रोसेस को, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपको। कंपोनेंट की बात करूँ मैं पीपीसी के, तो वो 3 होते हैं। सबसे पहला तो आता है प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर आता है प्रोडक्शन रूटिंग, फिर आता है आप लोगों का प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, कि आपने पहले प्रोडक्शन की प्लानिंग करी, क्या चीज़ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, किस यूनिट पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर प्रोडक्शन का की रूटिंग होगी, रूट कैसे देना है उसको, कैसे-कैसे करना है, कैसे-कैसे होगा। प्रोडक्शन शेड्यूल फिर किस टाइम पे होगा, ठीक है? फिर अब जब हो ही रहा है और जो पैसे आ भी रहे हैं प्रोडक्शन से या खर्चे हो भी रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है। शेड्यूलिंग पार्ट ऑफ पीपीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ लिखा गया है शेड्यूलिंग मीन्स फिक्सिंग द टाइम। शेड्यूल मतलब टाइम से ही क्लियर है कि आपको टाइम और डेट फिक्स करनी है फॉर ईच ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आपका जो भी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसका आपको टाइम और डेट बिल्कुल फिक्स करनी है ईच ऑपरेशन के लिए। इट डिटरमाइन व्हेन एंड इन व्हाट सीक्वेंस ईच जॉब और टास्क शुड बी परफॉर्म ना, कि व्हेन, कब, क्या सीक्वेंस रहेगी जॉब की, टास्क क्या परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल इन अ फैक्ट्री इफ यू आर प्लान टू मेक 500 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, शेड्यूलिंग डिसाइड वी व्हेन ईच मशीन स्टार्ट वर्क, which operator work on it and when it must be completed। देखो भाई जाहिर सी बात है, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए कि अगर हम
चीज़ों को डिटेल में ले रहे हैं। मैंने फिर से वही बता रही हूँ कि एक बंदा कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वही मालिक हो, वही एम्प्लॉयी बन जाए, वही वर्कर बन जाए, वही कारपेंटर बन जाए, वही गार्ड बन जाए, तो नहीं पॉसिबल, ऐसे प्रोडक्शन नहीं होते। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी एम्प्लॉइज़ के कोऑर्डिनेशन से ही चल रही हैं जिसमें प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो 500 यूनिट्स अगर प्रोडक्ट हमारे को बनाने हैं, तो हमें पहले शेड्यूल करना पड़ेगा। जैसे कि मशीन जो है वो अपना काम कब स्टार्ट करेगी, ठीक है? और उस पे काम कौन करेगा और वो कंप्लीट कब होगा, ठीक है? अब देखो घर में भी एक रोटी का मैं एग्जांपल लेती हूँ, छोटा-सा एग्जांपल रिलेट करके समझाती हूँ कि हमारे घर में भी अगर हमें रोटी बनानी होती है, अगर हमें जो डेली रूटीन में हमारी मम्मी हमारे लिए रोटी बनाती है, पापा के लिए आपके बनाती होगी या आपके लिए भाई-बहन के लिए, तो वो बहुत ईज़ी है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बना रही हैं। लेकिन अगर कोई रिलेटिव आ जाता है या 10-20 लोग घर में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो तब हमारी मम्मी सोच में थोड़ी-सी पड़ जाती है कि हाँ भाई, अब ये चीज़ बनानी है तो कैसे-कैसे होगा, ठीक है? या घर में कोई फंक्शन है, तो ये काम कौन करेगा, कितने बजे उठ के करेगा, अगर घर में छोले बनने हैं तो रात। नेक्स्ट आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, शेड्यूलिंग हम क्यों कर रहे हैं, इससे होगा क्या? तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम कोई चीज़ प्लान के साथ करते हैं तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा क्या टाइमली हो ही जाता है। लेकिन अगर हम कुछ भी शेड्यूल ना करें, अब मैंने रोटी का एग्ज़ाम्पल, छोले का एग्ज़ाम्पल ले लिया कि आपके घर में कल 10 मेहमान आने वाले हैं और आपने कुछ रात को डिसाइड करा ही नहीं कि कैसे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। सुबह उठ के तो हम पहले 1 घंटा, 2 घंटा तो इसी में लगा देंगे, हम स्टार्ट कहाँ से करें, है ना? तो यानी कि हमने पहले प्लानिंग नहीं करी, हमें यही नहीं पता होगा। तो जो मैनेजमेंट है, उस पे हमने ध्यान नहीं दिया कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्शन में होता है कि अगर हमने किसी चीज़ को शेड्यूल किया है, तो उसके उद्देश्य क्या है? अगर हम शेड्यूल कर रहे हैं, यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं पहले से, तो क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे? सबसे पहला टाइमली कंप्लीशन होगा, यानी कि जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑल टास्क आर कंप्लीटेड विद इन द प्लान टाइम। हमारे प्लान टाइम पे वो सारे टास्क कंप्लीट हो जाएँगे। सेकंड वन आता है आपका एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़। मशीन एंड वर्कर आर नॉट केप्ट आइडियल, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं वो भी, उसका भी एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल आराम से हो जाएगा मशीन और वर्कर का। प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस रहेगी, यानी कि डिलेज़ को हम अवॉइड करेंगे और डाउन टाइम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। स्मूथ वर्क फ्लो रहेगा, यानी कि मेंटेन कर सकते हैं हम बैलेंस प्रोडक्शन और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि हमने प्लानिंग ही, शेड्यूलिंग ही अच्छे तरीके से करी है कि ये काम जो है, अगर हमारे पास 10 एम्प्लॉइज़ हैं, मान लो यहाँ 10 एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? यहाँ 10 एम्प्लॉयी हैं, तो 10 को काम बाँट दिया गया है कि ये काम ये करेगा, ये इसने करना है, ये इसने पैकिंग करनी है, ये इसने स्टिकर लगाने हैं, इस तरीके से काम होता रहेगा। स्मूथ वर्कफ्लो की बात करूँ, मेंटेन कंटिन्यूअस एंड बैलेंस प्रोडक्शन, यानी कि अगर हम बात करें, वर्कफ्लो भी हमारा स्मूथ रहेगा क्योंकि हमने पहले से शेड्यूल करा है, कस्टमर की सैटिस्फैक्शन भी सही रहेगी, ठीक है? तो इतना समझ आया आपको? उसके बाद यहाँ पे हैं टाइप्स दे रखे हैं। टाइप में आता है मास्टर शेड्यूल। मास्टर शेड्यूल में आता है ब्रॉड शेड्यूल शोइंग ओवरऑल प्रोडक्शन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जितना भी ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ है उसको शो करता है, यानी उसकी शेड्यूलिंग दिखाता है। ऑपरेशन शेड्यूल आता है डिटेल ईच ऑपरेशन स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, यानी कि ये हमारे को डिटेल में हर एक ऑपरेशन के स्टार्ट होने और ख़त्म होने के फॉर ईच मशीन और वर्कर, मतलब वो सारा टाइम बताता है। डेली शेड्यूल की बात करें तो शॉर्ट टर्म शेड्यूल शोइंग वर्क टू बी डन इन अ सिंगल डे, कि एक दिन के अंदर शॉर्ट टर्म शेड्यूल जो है वो शो कर देता है काम कितना डन हो पाएगा एक दिन के अंदर, ठीक है? ये भी पता लगाना हमें ज़रूरी होता है कि एक दिन में कितना काम हो पा रहा है, कितने वर्कर क्या कर पा रहे हैं। मशीन लोडिंग शेड्यूल में आता है एलोकेट स्पेसिफिक जॉब टू स्पेसिफिक मशीन बेस्ड ऑन कैपेसिटी। मशीन की जितनी काम करने की क्षमता है उसको उतना स्पेसिफिक जॉब जो है लोकेट कर दी जाती है। शेड्यूलिंग के प्रोसेस का जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहले लिस्ट कर दो जितनी भी ऑल जॉब्स हैं, यानी कि हमें पहचानना है प्रोडक्शन के टास्क क्या-क्या हैं। उसके बाद उसकी प्रायोरिटीज़ सेट कर दो, यानी कि जॉब डिसाइड व्हिच जॉब आर मोर इम्पोर्टेंट, हमारी कौन-सी जॉब्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। थर्ड आता है एस्टिमेट टाइम, हमें टाइम भी एस्टिमेट करना है। डिटरमाइन टाइम रिक्वायर फॉर ईच टास्क, यानी कि हमें ये भी पता लगाना होता है। फोर्थ आता है साइन रिसोर्सेज, एलोकेट वर्कर, मशीन एंड मटेरियल, सेट टाइम टेबल, यानी कि उसके बाद हमें क्या करना होता है, टाइम टेबल को सेट करना है, यानी कि डिसाइड करना होता है काम कब स्टार्ट होगा एंड कब कंप्लीट होगा ईच जॉब का,
ठीक है। मॉनिटर एंड कंट्रोल, फिर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद दिस शेड्यूल एंड मेक एडजस्टमेंट इफ नीडेड, यानी कि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है किससे, शेड्यूल के साथ, कि हमने मान लो हमने ये शेड्यूल बनाया था कि एक दिन के अंदर इतना काम हो जाएगा, फिर जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हम कंपेयर करते हैं ना कि हाँ हमने तो ये सोचा था और इतना हो गया, अब उसमें कुछ चेंज करना होगा तो कर देंगे, एडजस्टमेंट करनी होगी तो करेंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है शेड्यूलिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो सारे पॉइंट्स वही फीचर वाले ही हैं। प्रोडक्शन फ्लो हमारा एफिशिएंट होता है, बॉटलनेक्स होती हैं, आइडल टाइम भी रिड्यूस होता है, डिलीवरी डेडलाइन मीटिंग में भी मदद करता है और बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, एग्जाम्पल भी दिया गया है शेड्यूलिंग का, डिसाइड विच डे ईच कार पार्ट विल बी असेंबल्ड, पेंटेड एंड टेस्टेड, हु विल डू इट। तो इसका एग्जाम्पल ना आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि भाई अगर हम किसी के कार की बात करें तो कार आपको पता है ऐसे नहीं बनती है, उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनीज के पास है, तो उसको ज्वाइन करके एक गाड़ी बनती है। तो डिसाइड विच डे, कौन से दिन पे, ईच कार पार्ट विल बी असेंबल, की उस कार का जो एक एक पार्ट है वो असेंबल्ड होगा, फिर पेंट होगा, फिर टेस्ट होगा, और कौन इसको करेगा। तो वो शेड्यूलिंग है, ठीक है। डिसाइड टू प्रोड्यूस 100 कार अगर मंथ में बनानी है तो शेड्यूल तो करना पड़ेगा ना, कि हर एक पार्ट कौन असेंबल करेगा, कैसे पेंट होगा एंड टेस्ट होगा, और फिर देन हु विल डू द टास्क। कंट्रोल में आता है मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट इफ देयर आर डिले, अगर कोई डिलेज वगैरह हो जाती है तो उसमें एडजस्टमेंट करना और मॉनिटर को प्रोसेस करना। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है दैट स्टडी हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू सेटिस्फाई दे वांट। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, एक एसएसटी के रूप में आप सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं इसको, जो कि हमें बताती है कि किस तरीके से इंसान जो है वो लिमिटेड रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स, की कैसे अगर आप सामान को, किसी गुड्स या सर्विस को बनाता है तो अपने रिसोर्सेज संसाधन को लिमिटेड ही यूज कर पाता है। अगर उसके पास पूंजी 10 रुपए पड़ी है तो 10 की 10 नहीं लगाएगा, 8 लगाएगा, ये नहीं कि 10 पड़ी है और 50 के बारे में सोचे वो। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट दम देम अमंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू सेटिस्फाई द वांट्स, यानी कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है और सोसाइटी अपने वांट्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है और एक नॉर्मेटिव होता है। पॉजिटिव में आता है कि डील विद फैक्ट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, व्हाट इज इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, एन इंक्रीज इन टैक्सेस विल रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, की अगर टैक्स बढ़ जाए तो कंज्यूमर जो है वो स्पेंडिंग करना कम कर देता है, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि जो रेट है, प्राइस है टैक्स का बढ़ रहा है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी टेस्टेड और वेरीफाई। यानी पॉजिटिव में क्या है कि हमें चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक्चुअल में हो रही है। और नॉर्मेटिव में क्या होता है, डील विद वैल्यू जजमेंट एंड ओपिनियन, इसमें एक्चुअल दिखाई नहीं दे रही, बस हम किसी को ओपिनियन दे रहे हैं, वैल्यू को जज कर रहे हैं। जैसे व्हाट ऑट टू बी, द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस टू इंक्रीज स्पेंडिंग, यानी हम सरकार को सलाह दे रहे हैं यहाँ पे कि अपने टैक्सेस को अगर वो कम कर ले तो हम अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देंगे। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ ऐसी हुई नहीं है, बस हमने उनको ओपिनियन दिया है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है और ये कोई टेस्टेड भी नहीं है। पॉजिटिव में क्या है, जो चीज़ अभी हो रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, सच बात है, जो चीज़ रियलिटी में हो रही है, सच है, वो पॉजिटिव है। और जो नॉर्मेटिव है उसमें क्या होता है, हम सलाह देते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए तो ऐसे हो जाएगा, तो उसमें हो नहीं रही है, हम सलाह दे रहे हैं, अपनी ओपिनियन एंड जजमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्या होती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मींस द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट एनी वेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक की एफिशिएंसी बताती है कि हमें अपने संसाधन को यूज करना है बेटर पॉसिबल में, और उससे टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, ताकि हम कोई ऐसी चीज बनाएं, प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गुड्स एंड सर्विस का, कम से कम वेस्टेज में। अब मान लो कि हम पेन बना रहे हैं, तो हमने आधी रिफिल यूं ही फेंक दी, ठीक है, इंक हमारी वेस्ट जा रही है, गिर रही है, तो ये सारी वेस्टेज नहीं करनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी के टाइप आते हैं, सबसे पहला आता है एलोकेटिव, सेकंड इज प्रोडक्टिव, एंड थर्ड में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड फोर्थ में आता है डायनेमिक।
तो देखो भाई, सबसे पहले एलोकेटिव में क्या आता है? एलोकेटिव एफिशिएंसी आती है रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे दैट मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आप प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो? नहीं, कंज्यूमर के लिए कर रहे हो। कंज्यूमर सेटिस्फाई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सामान बिकेगा और उतना ही रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। गुड्स प्रोड्यूस जो हो रहे हैं एग्जैक्टली दोज दैट पीपल वांट मोस्ट, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, उसके लिए एग्जैक्टली आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में आता है गुड्स आर प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में बनाना है और बेटर बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन के साथ, कि हमारे संसाधन खराब ना जाएं। जैसे मैंने बताया कि कुछ भी बना रहे हैं तो चीज़ें फिक रही हैं, गिर रही हैं, वेस्टेज हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एफिशिएंसी में आता है इनकम एंड वेल्थ आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली सो दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज, कि हमारी इनकम और जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए बिल्कुल फेयरली तरीके से, ताकि जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो सके। डायनेमिक में आता है इम्प्रूव ओवर टाइम बाय अडॉप्टिंग इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो इकोनॉमी है हमारी, वो इम्प्रूव कर रही है टाइम टू टाइम, चीज़ों को अडॉप्ट करना, इनोवेशन करना, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना। इकोनॉमिक एफिशिएंसी के कुछ फ़ायदे हैं, वैसे तो इसमें 5 है पर 2-3 ही बहुत है। बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज़ है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, वेस्टेज कम करनी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे बढ़ जाता है, किससे? इकोनॉमिक एफिशिएंसी से। इसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं, सबसे पहला तो ये आता है में इग्नोर इक्वालिटी को, ये तो भूल जाता है, इग्नोर मार देता है। फोकस ऑन एफिशिएंसी में इंक्रीज इनकम गैप, यानी अगर हम अपनी एफिशिएंसी पे फोकस डालते हैं जिसकी वजह से इनकम गैप जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कैन लीड टू एक्सप्लोटेशन इफ नॉट रेगुलेटेड, डिफिकल्ट टू अचीव द परफेक्ट एफिशिएंसी इन रियल लाइफ, यानी कि हमें बहुत दिक्कतें आती हैं टू अचीव परफेक्ट एफिशिएंसी जो होती है वो रियल लाइफ में लाने के लिए। आई होप आपको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक। इसका एक डिफरेंस है जो हमारे एग्जाम में काफ़ी बार दिखाई देता है। एंड डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहला इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या है ये। एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा सा कलरफुल बनवाया है क्योंकि कलरफुल ना थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। और सबसे पहले स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स एंड डायनेमिक। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स मींस दैट कि स्टडीज द इकोनॉमी एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो हम इकोनॉमी की जो स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पर्टिकुलरली फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब हम समझते हैं तो वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स कहलाता है। डायनेमिक में क्या होता है? स्टडी द इकोनॉमिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम की जब हम स्टडी करते हैं तो वो एक डायनेमिक इकोनॉमिक्स बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक, जो होता है हमारा स्टैटिक जो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर हमारा जो डिफरेंस रहेगा, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट मैंने ये दोनों समझा दिए हैं, सेकंड पे आते हैं इस पॉइंट पे। एज्यूम नो चेंज इन वेरिएबल्स लाइक पॉपुलेशन, इनकम और टेक्नोलॉजी, यानी कि हम इसके अंदर ये मानते हैं, जो हमारा स्टैटिक इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम ये मानते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि जो नो चेंज इन वेरिएबल, जैसे कि कोई पॉपुलेशन, जनसंख्या में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इनकम में कोई बदलाव नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। जब हम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि हम यही मानेंगे कि वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। डायनेमिक इकोनॉमिक्स में क्या होता है? कंसीडर चेंजेस इन वेरिएबल ओवर टाइम, हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो है वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात को करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है टाइम एलिमेंट। इसमें आता है इग्नोर द टाइम फैक्टर, हमें टाइम के फैक्टर को यहाँ पे इग्नोर करना होता है और यहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? डायनेमिक में। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे तो 7 दे रखे हैं डिफरेंसेस, आप कोई भी 4 या 5 भी आप जो समझ के लिख सकते हो वहाँ पे। फोकस में आता है कि जो हमारा मेन फोकस रहता है वो इक्विलिब्रियम पे रहता है। इक्विलिब्रियम हम समझते ही होंगे, जहाँ पे हमारा जो ये होता है, जहाँ में डिमांड एंड सप्लाई मीट करती है, वहाँ हमारा जो बीच का सेंटर जहाँ मीट करता है उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। एंड व्हाट इज, ठीक है, यानी कि फोकस करता है इक्विलिब्रियम पे। एंड जो डायनेमिक होता है वो फोकस करता है ग्रोथ एंड मूवमेंट पे।
व्हाट चेंजेस, कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि यहाँ तो एक्चुअल में व्हाट इज़ क्या है वो देख रहे हैं हम लोग किसके अंदर, हम स्टैटिक में। लेकिन जो डायनामिक है उसके अंदर हम चेंजेस देखने का करते हैं ट्राई। एग्जाम्पल के तौर पे आपको और अच्छे से चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। एग्जाम्पल बोलता है कि डिटरमाइनिंग प्राइस व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। देखो वही बात आ गई इक्विलिब्रियम वाली, कि जहाँ पे प्राइस जो होता है व्हेन डिटरमाइनिंग प्राइस, प्राइस वहीं सेट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती हैं। आई होप आपको क्लियर है। और यहाँ पर क्या होता है, स्टडिंग हाउ डिमांड एंड सप्लाई चेंज ओवर ईयर, कि कितना चेंज देखने को हमें मिला है, कितने ईयर्स में चेंज देखने को मिला है डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी जो हम करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है इसका जो नेचर है वो कैसा रहता है। ये सिंपल एंड थ्योरेटिकल रहता है, और ये जो है रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होता है, जो कि दिखाई देता है। हम इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल देख भी सकते हैं, और ये हमारा एक थ्योरेटिकल होता है क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है सिंप्लीफाइड है। इसकी जो यूजफुलनेस होती है, यानी कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सिंपल इकोनॉमिक्स कंडीशन में, और इसमें आता है हेल्प इन स्टडिंग ग्रोथ, यानी जो हमारी स्टडिंग ग्रोथ को जानने में मदद करता है, डेवलपमेंट दिखाता है, फ्यूचर के ट्रेंड्स भी हमें दिखा देता है। आई होप आपको क्लियर है। यही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, जिनको शॉर्ट में पढ़ना हो ना वो ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लें। वैसे मैंने डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझाया, तो आप ये भी बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है। द बर्डन ऑफ टैक्स रेफर्स टू द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, यानी कि जो टैक्स है, टैक्स हर इंसान को भरना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली भरे चाहे वो इनडायरेक्टली भरे, पर टैक्स तो पे करना पड़ता है सरकार को, तभी सरकार का जो एक जो सर्कुलेशन है पैसों का वो चला आ रहा है। दैट इज हु एक्चुअली पे द टैक्स। इट शो हाउ द टैक्स बर्डन इज शेयर बिटवीन बायर एंड सेलर, और बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी, कि बायर जब सामान खरीदता है तब भी वो टैक्स को पे करता है इनडायरेक्टली, और सेलर जो है वो जीएसटी की फॉर्म में या फिर आपका जो इनकम टैक्स होता है, मतलब ठीक है, वो सब पे करता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ टैक्स बर्डन जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इसका जो फ्लो चार्ट मैंने कई बार बनाया, जैसे यहाँ पे ना आप ऐसे बना सकते हो, टैक्स नीचे दो एरो दिए आपने, यहाँ पे डायरेक्ट और यहाँ इनडायरेक्ट, इस तरीके से आप जो है इसका जो बना सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होता है कि इसका जो बर्डन होता है वो शिफ्ट होता है या नहीं, वो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स दैट अ पर्सन और अ फर्म पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी कि मान लो मैं अगर सरकार को डायरेक्टली, मेरा मैं या फिर मेरी फर्म अगर पे करती है, फर्म में हम लोग ही पे करेंगे ना, तो वो फर्म के बिहाफ पे या मैं अगर पे करती हूँ सरकार को डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स हमें पे करना होता है, और ये डायरेक्टली इंसान खुद सरकार को देता है। इनडायरेक्टली, और उसको रियल बर्डन भी कहते हैं, एंड द लॉस इन परचेजिंग पावर एंड रिड्यूस वेलफेयर बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, फॉर एग्जाम्पल अ राइज इन प्राइस ड्यू टू जीएसटी इफेक्ट कंज्यूमर रियल इनकम। यानी कि मैं पिज़्ज़ा खाने गई, मैं बर्गर खाने गई, तो भी मैंने सरकार को पैसे दिए। मैं सरकार के पास नहीं गई, बट मैंने बर्गर किंग लेट सपोज गई, वहाँ मैंने जीएसटी पे किया, तो यानी कि मेरी तरफ से टैक्स चला गया, और बर्गर किंग वालों के पास जीएसटी के फॉर्म में बहुत सारा टैक्स इकट्ठा हो गया, और फिर वो इकट्ठा करके सरकार को रिटर्न फाइल करके पैसे दे देंगे। तो यानी कि ये इनडायरेक्टली है, मैंने पैसा तो दिया लेकिन सरकार को डायरेक्ट ना देके बीच में मीडिएटर आया जो कि बर्गर किंग था। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही हम लोग जीएसटी, जब भी कोई माल या कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्ट और रियल बर्डन भी इसे कहते हैं। अगर आपके पेपर में मनी एंड रियल बर्डन आ जाए तो समझ जाना इन्हीं की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स बर्डन जो होता है हम लोगों का, इसका एक बार हम लोग टैक्स बर्डन देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, एंड प्रोपोर्शनल है। प्रोग्रेसिव में आता है रिच पीपल पे अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स देन द पुअर। जैसे इनकम टैक्स सिस्टम जो होता है वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे फ़ोन खरीदते हैं, तो वो लोग जो है टैक्स पे करते हैं। एंड रिग्रेसिव में आता है पुअर पीपल पे अ लार्जर शेयर ऑफ द इनकम एज टैक्स देन द रिच, यानी कि अब गरीब है, वो पिज़्ज़ा खाने जा रहा है या कुछ भी खाने जा रहा है, तब भी वो सरकार को टैक्स दे रहा है, तो वो रिग्रेसिव है। यानी कि पुअर पीपल ने भी बहुत लार्ज शेयर जो है अपने इनकम का दे दिया है, और इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी और एसेंशियल आइटम पे जो हम देते हैं, जैसे दवाइयाँ वगैरह, पिज़्ज़ा तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल है। गरीब
इंसान की अगर बात करूँ तो वो दवाई लेता है, दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है उसके लिए, फिर भी वो सरकार को टैक्स दे रहा है। बेचारा गरीब है, फिर भी टैक्स दे रहा है सरकार को और लार्जर शेयर दे रहा है, तो वो रिग्रेसिव बर्डन है। तो याद रहेगा, प्रोग्रेसिव जब अमीर व्यक्ति टैक्स पे करता है हायर प्रोपोर्शन में तो प्रोग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव मीन्स दैट कि जब गरीब व्यक्ति एसेंशियल आइटम पे करता है, ठीक है, जैसे दवाइयाँ वगैरह ये सब, उसे इंजेक्शन चाहिए, ठीक है, ट्रीटमेंट पे जो पैसा लग रहा है तो जीएसटी की फॉर्म में जा रहा है, तो वो रिग्रेसिव है कि पुअर पीपल ने लार्जर शेयर दिया अपनी इनकम का। प्रोपोर्शनल बर्डन क्या होता है? एवरीवन पे द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम एज अ टैक्स, फ्लैट टैक्स रेट ऑन द ऑल इनकम, सारी इनकम पे फ्लैट टैक्स रेट रहता है। और नाम से ही क्लियर है कि ये जो है सेम परसेंटेज में चलता है, ठीक है, हर कोई सेम परसेंटेज पे कर रहा है। फैक्टर इफेक्टिंग इन द बर्डन ऑफ टैक्स पे बात हम करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको पता ही है, नेचर ऑफ टैक्स पता होना चाहिए कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। इनकम लेवल भी डिपेंड करता है कि वो प्रोग्रेसिव में आएगा, रिग्रेसिव में आएगा या किस में आएगा। इस तरीके से यहाँ पे वो अपने ये सारी पॉइंट्स वही लिखे हैं कि उसी हिसाब से वो अपना बर्डन जो है, वो एक्चुअल जो बर्डन ऑफ टैक्स है, वो एक्चुअली बियर द कॉस्ट ऑफ टैक्स, ठीक है, ये सब आता है, वही सारे पॉइंट्स है लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। तो देखो भाई, लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब समझो पहले। द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म। यानी कि जब मैं किसी चीज़ पे इनपुट देती हूँ तो मुझे बदले में क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करती हूँ, गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होते हैं हमारे फर्म में, कोई सामान बनता है, इंडस्ट्री में कोई सामान बन रहा है और इंटायर इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सामान बन रहे हैं, तभी तो हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। इट शोज हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर यूज इन द प्रोडक्शन। कोई भी इन चार चीज़ों के अलावा जो है वो इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। आपको कोई भी काम करना है, ज़मीन चाहिए, लेबर भी चाहिए उसको करने के लिए, कैपिटल पूँजी भी चाहिए, ठीक है, और रिस्क लेने वाला एक बंदा भी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर इफेक्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट की डिटर्मिनेंट्स, यानी कि कौन-कौन से फैक्टर इनको प्रभावित करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट को। सबसे पहले रिसोर्सेज़, जो हमारे पास संसाधन है वो कितने अवेलेबल है। आपके पास क्षमता है लेबर लाने की या फिर आप लेबर कम लाके पूँजी ज़्यादा लगा के आप मशीन ले आओगे, रॉ मटेरियल लेकर आओगे, ठीक है, तभी तो सामान बनेगा। टेक्नोलॉजी भी देखोगे कि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस मशीनरी लाओगे, इनोवेशन करोगे तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आउटपुट अच्छा आएगा। प्रोडक्शन ऑफ स्केल की अगर बात करें, आपको लार्जर स्केल पे काम करना है तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। लेबर की एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ मैं अगर, तो लेबर की एफिशिएंसी कैसे कब ज़्यादा होती है? जब वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, मैं उसको मोटिवेट करती रहूँगी, उसके अंदर अच्छी स्किल्स होंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा कम समय में, ठीक है ना? क्योंकि उसके पास दिमाग है, नॉलेज है, मोटिवेशन है, स्किल है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छी प्लानिंग, अच्छी कोऑर्डिनेशन, अच्छी लीडरशिप हमारे को एक अच्छा स्मूथ प्रोडक्शन देती है और अच्छा आउटपुट भी देती है, ठीक है? मार्केट डिमांड भी डिपेंड करती है, प्रोड्यूसर इंक्रीज आउटपुट व्हेन डिमांड फॉर द गुड्स इन द हाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स जो हमारे टैक्स के जो इंसेंटिव्स होते हैं, सब्सिडी मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें सपोर्ट करती है हमारे प्रोडक्शन को, ठीक है। बाकी वही सारे पॉइंट्स हैं और ये आप बना के भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी इसमें आप अपना एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि पेन का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ का, राइस का या फिर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप बता देना कि उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल सब चीज़ें चाहिए होती हैं। जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, मशीन जितनी अच्छी होगी, लेबर जितना स्किल्ड होगा, उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा एंड मिनिमम कॉस्ट में अच्छा प्रॉफिट होगा। ये आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो नाम से ही क्लियर है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन द इनपुट ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। नाम से ही क्लियर है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। जो क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन क्या होता है, वही वाली चीज़ आ गई कि प्रोडक्शन मीन्स वही से आपका जो आउटपुट कब रिलीज होता है, जब कोई लेबर या कैपिटल यूज होती है। आप लेबर ज़्यादा लगाओ, कैपिटल कम लगाओ, या फिर कैपिटल ज़्यादा, लेबर कम। तो देखो पैसा ज़्यादा है
पूंजी ज़्यादा है तो कैपिटल ज़्यादा होगी तो मशीनरी आ जाएगी, जल्दी प्रोडक्शन होगा, सामान ज़्यादा बनेगा, अच्छी क्वांटिटी में बनेगा, फाइन क्वालिटी में बनेगा और उससे हमारे को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कम टाइम के अंदर मशीन ज़्यादा प्रोडक्शन दे देती है। और अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर में क्या होता है, हमें लेबर ज़्यादा, कैपिटल कम, जब पैसा कम होगा तो लेबर थोड़ा धीमा काम करेगा, मशीन जितना तो नहीं कर सकता ना। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर बजट, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोचेंगे कि मैम काफ़ी डिटेल में हो रहा है, बट ठीक है, नहीं मुझे डिटेल में ही कराना है क्योंकि आपको वहाँ पे कंटेंट चाहिए होता है बनाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। नेक्स्ट पे अगर मैं आती हूँ तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं जैसे मशीनरी और लैंड। आपने एक बार मशीन खरीदी, एक बार लैंड खरीदी तो फिक्स है, आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आप मशीन आज लेकर आ जाते हो, 5 लाख की मशीनरी लेकर आए, कल आपको अच्छी नहीं लग रही तो क्या आप उसको किसी को दान दे दोगे या बाहर फेंक दोगे? तो ऐसा नहीं होता। लैंड भी महंगी होती है, इसलिए ये फिक्स फैक्टर है। ठीक है, सम फैक्टर आर फिक्स्ड, वो यही वाले फैक्टर फिक्स्ड है। और अदर आर जो होते हैं, अदर आर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जैसे लेबर अब अच्छे से काम नहीं करा तो आप उसको छोड़ के कोई और बुला सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको हमने 12th क्लास से भी हम इसको पढ़ते आ रहे हैं और हमने 12th में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था इसका डायग्राम। ठीक है, लॉ तो ये तो होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल पे आप चेंज लिख लेना। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर में चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है। फर्म कैन चेंज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वो अपना प्रोडक्शन का स्केल बदल सकती है, जैसे कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यहाँ पे बदलाव देखने को मिलते हैं क्योंकि सारे ही फैक्टर वेरिएबल हैं, फिक्स नहीं है, चेंज किए जा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है, बस इसी को आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। ये बोलना चाहता है, आइसोक्वांट बोलता है कि शो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट गिविंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, कि जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हो हमें वो बदले में सेम लेवल ऑफ आउटपुट ही देते हैं। लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट कितना मिल रहा है, डिपेंड अपॉन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी रहती है, एंड साथ ही साथ टू शो हाउ अ फर्म कैन प्रोड्यूस द सेम आउटपुट यूजिंग डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि हम अगर किसी फर्म की बात करें, यानी ये हमें ये दिखाता है जो हमारा अ, एक मिनट वेट, ये जो हमारा आइसो क्वांट है वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो फर्म है वो प्रोड्यूस कर पाती है, सामान को बना पाती है सेम आउटपुट पे, अलग अलग इनपुट के कॉम्बिनेशन को लगा के। इनपुट लगाएंगे तो बदले में आउटपुट मिल जाता है। फर्म इक्विलिब्रियम इज रीच वेयर द आइसो क्वांट इज टेंजेंट टू द आइसो क्वांट लाइन, यानी जो फर्म का जो इक्विलिब्रियम रीच करता है जहाँ पे आइसो क्वांट इज टेंजेंट जहाँ होती है किसके, आइसो कॉस्ट लाइन के। आई होप आपको क्लियर है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो मैंने इसकी वन शॉट बना रखी है इकोनॉमिक्स की, वहाँ पे भी आप विद डायग्राम समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन है, पहले आप वन शॉट देखना उसके बाद ये देखना। नेक्स्ट आता है आइसो कॉस्ट। क्या होता है, ये हमारे कॉम्बिनेशन शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट कॉज द सेम टोटल अमाउंट। अब देखो दोनों में फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या था सेम लेवल ऑफ, यहाँ पे बता रहा है सेम लेवल ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे सेम टोटल अमाउंट। यहाँ पे आउटपुट की बात की जा रही थी तो यहाँ पे अमाउंट की बात की जा रही है। लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा है उसके लेवल को दिखाता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइजेस। ठीक है, शेप इसकी स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट और बजट की लिमिटेशंस है, और टू शो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अ फर्म कैन अफोर्ड विद अ गिवन बजट, के अंदर वो क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको दर्शाता है। यहाँ पे फिर यहाँ पे ये भी समझाया गया है कि मीनिंग समझाया गया आइसो क्वांट का। आइसो क्वांट इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट, लेबर एंड कैपिटल, दैट प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। देखो सिंपल भाषा में इन्होंने समझाया, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा।
कि आइसोक्वांट एक ऐसा कर्व होता है, ऐसा डायग्राम होता है जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है ऑफ टू इनपुट, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाएगा, दो इनपुट को इस्तेमाल करा तो प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि अगर हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करना है तो लेबर और कैपिटल का हमने इस्तेमाल करना है, तो वो आइसोक्वांट है, दैट सेम लेवल ऑफ आउटपुट, और आउटपुट बिल्कुल सेम है। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझो। देखो, होता क्या है, अ फर्म कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट यूजिंग 2 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड प्लस 4 यूनिट ऑफ लेबर। इसने हमें ये बोला कि अगर किसी फर्म को 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं, 100 यूनिट कोई सामान बनाना है, तो जो फर्म है उसने बोला कि मैं 2 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाऊंगा और 4 यूनिट ऑफ लेबर लगाऊंगा। एक तो ऑप्शन ये है, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि 3 यूनिट ऑफ कैपिटल लग जाए और 3 यूनिट ऑफ लेबर लग जाए। बोथ कॉम्बिनेशन लाइज ऑन अ सेम आइसोक्वांट। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये बोलना चाहता है कि 100 यूनिट बन रही है तो हमने क्या करा, एक ज्यादा एक कम कर दिया, है ना। यानी यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ कैपिटल थी तो 4 यूनिट ऑफ लेबर थी। फिर अब हमने क्या किया, अब 2 यूनिट से हमने क्या किया, कैपिटल 2 से 3 कर दी, यानी कि अब कैपिटल बढ़ा के लेबर कम कर दी, 4 से 3 कर दी। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा भी बनाए, हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल जाता है। एंड आइसो कॉस्ट क्या होती है? आइसो कॉस्ट लाइन शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट कैन परचेज with a with a given amount of money total cost at a fixed input prices। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझो। अ फर्म हैज 1000 रुपीज 1000 टू स्पेंड। एक फर्म जो है 1000 रुपए स्पेंड करना चाहती है, खर्च करना चाहती है। इफ द प्राइस ऑफ लेबर इज 100 एंड द प्राइस ऑफ कैपिटल इज 200। बात वही है, चीज वही है, बस वहां पे जो आइसोक्वांट था वहां पे लेबर और कैपिटल की बात हो रही थी, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है पैसों की। तो यानी कि जब फर्म ने यहाँ पे 1000 रुपीज स्पेंड करने की सोची, तो फर्म ने यहाँ पे क्या काम करा है, तो फर्म ने यहाँ पे 100 जो है, 100 प्राइस ऑफ लेबर बताया। वहां पे भी लेबर था, यहाँ भी लेबर है, बस यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, कैपिटल और लेबर की, ठीक है, वहां यूनिट की बात हो रही थी। तो द प्राइस ऑफ लेबर इज 100 एंड द प्राइस ऑफ कैपिटल इज 200 एंड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल 1000 लाइज ऑन द सेम आइसो कॉस्ट लाइन। यानी कि वो क्या कहना चाहता है, वो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन समझा रहे हैं कि अगर 1000 रुपए खर्च करने हैं तो लेबर का प्राइस अगर 100 रुपए है तो प्राइस ऑफ कैपिटल 200 है, और देन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, देन द कॉस्ट इज 1000 ऑन द सेम आइसो कॉस्ट लाइन। तो बस फर्क समझ आया आपको कि ऊपर भी यही चीज हो रही थी, बस ऊपर देखो मैं एक छोटा सा डिफरेंस करके दिखाती हूँ यहाँ पे, जिनको समझ अभी भी नहीं आया। आइसो, यहाँ लिखा नहीं जा रहा, वेट, एक मिनट। आइसो क्वांट, एक मिनट, यहीं लिख देती हूँ, ऊपर यहाँ स्पेस है। यहाँ पे बात होती है यूनिट्स की, ठीक है, किसके यूनिट की? लेबर और कैपिटल की। और यहाँ पे बात होती है अमाउंट की, किसके? लेबर और कैपिटल की। इतनी बात समझ आ गई तो सबको सब समझ आ गया। नेक्स्ट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाम से ही क्लियर है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन अ सेलर चेंजेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस, नॉट बेस्ड ऑन कॉस्ट डिफरेंस बट बेस्ड ऑन विलिंगनेस टू पे, मार्केट कंडीशन एंड कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल वर्ड में बोले तो सेलिंग द सेम अमाउंट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर। इससे इजी डेफिनेशन कोई भी नहीं हो सकती। यानी कि कोई दुकानदार अपना सामान अगर बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट बेच रहा है डिफरेंट प्राइस पे, अगर कोई कस्टमर राजू आता है तो उसको कुछ और प्राइस देता है, मोना आती है तो उसको कुछ डिफरेंट प्राइस देते हैं। तो यानी कि जब डिफरेंट प्राइस दिया जाता है डिफरेंट कस्टमर को, अलग कस्टमर को अलग प्राइस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्राइस में भेदभाव होता है।
अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी कंडीशन क्या-क्या है? द सेलर मस्ट हैव सम मार्केट पावर, कैन नॉट बी परफेक्ट कॉम्पिटिटर। यानी कि जब उसका कोई परफेक्ट कॉम्पिटिटर ना दिखाई दे और उसके पास मार्केट की पावर हो तो वो ऐसा कर सकता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मस्ट हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोडक्ट शुड नॉट बी इजीली रिसोल्ड बिटवीन द कंज्यूमर। यानी कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजीली जो है वो रिसोल्ड नहीं हो पा रहा कंज्यूमर के बीच में, तब भी ऐसा हो सकता है। मार्केट शुड बी सेग्रेटेड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वर्सेस अडल्ट मार्केट्स, तो ये एग्जांपल इसके कंडीशन दे रखी है। टाइप की बात करूँ तो इसके अंदर 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट डिग्री बोलती है प्राइस यानी परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये बोलता है चार्जिंग ईच बायर द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे। रेयर इन प्रैक्टिस, जैसे कि पर्सनलाइज प्राइसिंग बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको ये देखने को मिलता होगा। ये हमारा प्राइस में भेदभाव जब होता है, मैक्सिमम प्राइस हम बायर से चार्ज करते हैं और वो देने को भी तैयार हो जाता है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्राइस वेरी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी परचेज। कि आपने अगर आप जैसे मान लो कि आप सदर बाजार जा रहे हो और आपको लगता है कि आप ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हो घर से बैठ के, और आपको लगता है कि अब दिवाली आ रही है तो कुछ डेकोरेटिव कैंडल या कुछ भी सामान हम सदर बाजार से जाके या किसी भी बल्क मार्केट से जाके ले आते हैं और इकट्ठा सामान लेकर आते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो यानी कि आपके लिए प्राइस अलग है क्योंकि आपने क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी है, बल्क में डिस्काउंट मिलता है। और अगर हम रिटेल से लेते हैं, एक-एक सामान लेते हैं तो वो महँगा पड़ता है, तो यानी वो सेकंड डिग्री है। थर्ड डिग्री में क्या होता है, प्राइसेस फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, यानी डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है अलग-अलग लोगों से। जैसे स्टूडेंट को डिस्काउंट दे दिया, सीनियर सिटीज़न को कुछ फेयर्स मिल गए और जो बीच की कैटेगरी के हैं, जो एज वाले लोग, उनको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला। तो ये थर्ड डिग्री होती है। एडवांटेज क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? सेलर की जो रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी हाई होते हैं, बढ़ जाते हैं। मोर कंज्यूमर टू असेस गुड्स एट लोअर प्राइस। कुछ कंज्यूमर को अच्छा प्राइस मिल भी जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। कैन इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फिक्स कॉस्ट में को कवर करता है ये, ठीक है। इसकी बुराई क्या है? अनफेयर हो रहा है, कुछ कंज्यूमर के साथ भेदभाव तो हो ही रहा है, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट भी हो रहा है, सीक्रेट मार्केट भी हो रहा है, लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। फीचर वही आप डेफिनेशन से बना के सेम लिख सकते हो, वही सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मार्केट क्या होता है। अ मार्केट इज अ प्लेस और सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसी मार्केट जहाँ बायर और सेलर दोनों मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। बायर सामान खरीद रहा है और सेलर अपना सामान बेच रहा है, पैसे दे के अपने घर को हो रहे हैं, तो उसको हम मार्केट कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? अ मार्केट विच मेनी बायर्स एंड सेलर विथ वेयर नो सिंगल पार्टिसिपेंट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो वो परफेक्ट कंपटीशन है, जैसे कि इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं समझाती हूँ, जैसे चावल है, गेहूँ है, आटा है, ये सारी चीज़ें एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन के। बहुत सारे बायर हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं। एंट्री एग्जिट कभी भी आप कर सकते हो। परफेक्ट नॉलेज जो है वो मार्केट कंडीशन की होनी चाहिए। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्राइस टेकर है, कैन नॉट सेट प्राइसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केट इसका एग्जांपल है, जैसे कि व्हीट एंड राइस। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली जो होती है वो इसके अंदर एक ही सेलर होता है, उसका पूरा कंट्रोल रहता है, जितना भी प्राइस रखे और जैसे मर्जी दुकान को चलाए। सिंगल सेलर है, यूनिक प्रोडक्ट है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बैरियर इसके अंदर बहुत हाई होते हैं। प्राइस मेकर होता है, खुद ही प्राइस सेट करता है, जैसे कि रेलवे की सर्विसेज एंड लोकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? अगर इनको आपको डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए फिर मैंने जो है वन शॉट बना रखी है, आप वो वहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलता है आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है। वेट, मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? मैनी सेलर्स जो होते हैं सेलिंग सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंटेड प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन डिफरेंटेड प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। फर्म हैज़ सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस, कुछ कंट्रोल रहता है इनके पास। वही लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं और ब्रांडिंग क्वालिटी फीचर प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
एंड कभी भी आप आ सकते हो, दुकान खोल के बंद भी कर सकते हो। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है सम कंट्रोल ओवर प्राइसिंग। कुछ कंट्रोल रहता है, जैसे टूथपेस्ट है, रेस्टोरेंट है, क्लोथिंग, ये सब है। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं एंड फ्यू लार्ज सेलर होते हैं एंड फ्यू डोमिनेंट सेलर होते हैं इसके अंदर। बैरियर टू एंट्री है, प्रोडक्ट होमोजीनियस एंड डिफरेंटेड है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म रहता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम सर्विसेज, तो ये लोग अपने प्राइसेस खुद भी सेट करते हैं, आपस में डिस्कशन करके प्राइस सेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ सेलर्स होते हैं ना। डिओपोली में क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली होता है, दो ही सेलर होते हैं मार्केट में। और इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे एयरबस एंड बियोंग इज द एयरप्लेन मार्केट, ये सब है। ठीक है, बाकी ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, जिनको ऊपर लेंदी लग रहा है वो ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है हम लोगों का लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी एक्सप्लेन करता है हाउ अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन व्हेन स्पेंडिंग ऑन मल्टीपल गुड्स। यानी कि अगर हम ये चीज़ समझें कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी हमें समझाता है कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन लेता है व्हेन स्पेंडिंग ऑन मल्टीपल गुड्स। यानी कि दो गुड्स पे खर्चा करके, स्पेंड करके वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे ले लेता है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने 12th क्लास में पढ़ा था। P stands for price of goods, MU is equal to margin utility of goods and ABC is equal to different goods। जैसे कि इसके अंदर मैं अपना ही कोई एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। अपना ही क्या मतलब, जो यहाँ पे दिया गया है वही दे देती हूँ, एप्पल एंड ऑरेंजेस का। मैं ना आपको पहले एग्जांपल समझाती हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद अजम्पशन पे मैं आऊँगी और उसके बाद एक्सप्लेनेशन समझा दूंगी। तो देखो, अगर मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि दो गुड्स पे स्पेंड करना चाहता है, एक एप्पल पे और एक ऑरेंजेस पे, उसको दोनों ही पसंद है। तो प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो 10 रुपीज़ है एंड प्राइस ऑफ ऑरेंजेस 5 रुपीज़ है। तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल 40 यूनिट्स हो जाएगा एंड MU ऑफ ऑरेंजेस 20 यूटिल्स हो जाएगा। सॉरी, यूटिल्स है, ठीक है, 40 यूटिल्स है, ठीक है। क्योंकि हम जो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं वो यूटिल्स में होता है, जो MU कैलकुलेशन होती है वो यूटिल्स में होती है, ठीक है। तो अगर हमें मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है एप्पल एंड ऑरेंज की, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर जैसे MU, ठीक है, ये लिखा ना, MU अपॉन में PA, 40/10 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो, एप्पल का प्राइस 10 रुपये था तो मार्जिन यूटिलिटी 40 थी, ठीक है। और MU ऑफ ऑरेंज 20 यूटिल्स था, ठीक है, यूटिल्स है वो। तो 40/10 इज इक्वल टू 4। एंड ऐसे ही हम लोग जो है दूसरी भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, 20/5 कर दिया, 20/5, तो 4 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो यानी कि मार्जिन यूटिलिटी पर रुपीज इज इक्वल टू कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी पर रुपीज है वो बराबर है कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर कोई 10 रुपये खर्च करना चाहता है, ये मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर कोई 10 रुपये खर्च करना चाहता है तो उसमें 5 रुपये की चॉकलेट ले ली, 5 रुपये की टॉफ़ी ले ली। अगर मान लो उसको अगले दिन टॉफ़ी कम खानी है तो चॉकलेट वो बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहता है। तो वो तो हो गया कि वो कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हैं, जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, ठीक है। अगर हम अपनी कैपिटल पे, हम अपने रिसोर्स पे काबू नहीं पाएंगे तो ऐसे हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे और हम एक टाइम पे आके स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो वो पहले कैलकुलेशन होती है, उसके बाद मार्जिन यूटिलिटी का फॉर्मूला यहाँ ऊपर ही मेंशन था। आपको करना क्या है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ गुड रखना है अपॉन में प्राइस ऑफ गुड रखना है, ठीक है। प्राइस ऑफ ए मतलब हम सिर्फ एक प्रोडक्ट का निकालेंगे, फिर दो का निकालेंगे, जितने ऐसे बोले हैं उतने से डिवाइड देंगे। तो ये फॉर्मूला था हम लोगों का, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो सबसे पहले MUA था, ठीक है, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, तो वो कितनी थी, 40 यूटिल्स अपॉन 10 करेंगे, वो उसका प्राइस था। तो दोनों को डिवाइड, यू विल गेट मार्जिनल यूटिलिटी।
अज़म्पशन पे आ जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स में अज़्यूम करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कंज़्यूमर इनकम फ़िक्स रहती है, वो चेंज नहीं हो रही है। प्राइस ऑफ गुड्स भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। यूटिलिटी जो मेज़र हो रही है, वो यूटिल्स में हो रही है। गुड्स आर डिविजिबल, जैसे हम लोग कोई भी चीज़, कपड़े को हमें नापना होता है, तो हम सेंटीमीटर, मीटर में नापते हैं, ऐसे यूटिलिटी को यूटिल्स में नापते हैं। गुड्स जो हैं, वो डिविजिबल हैं, कंज़्यूमर जो है, वो रैशनल है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ टोटल यूटिलिटी मिल रही है। एंड नेक्स्ट आता है आप लोगों के इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो वो क्या कहता है? तो इम्पोर्टेंस बोलता है हेल्प कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लिमिटेड इनकम, कि उसके पास इनकम लिमिटेड है, ऐसा हम मानेंगे। भले ही हमारे पास 10 रुपये का, मैंने अभी एग्जांपल दिया था चॉकलेट एंड टॉफ़ी का, अगर मान लो कि हम चॉकलेट भी बढ़ाते जाएँ, टॉफ़ी भी बढ़ाते रहें, तो रोज़ पैसे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और वो हमारी सेहत के लिए भी सही नहीं है और हमारी इनकम भी इससे डाउन जाएगी। एक्सप्लेन हाउ टू एलोकेट मनी अमंग गुड्स एंड एफिशिएंटली बेसिस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने क्वेश्चन थे, वो आपको सारे ही पढ़ के जाने हैं, चाहे आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, चाहे आप पास होना चाहते हो। 11th क्वेश्चन जो है, वो आपका ऑप्शनल है, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है? इसमें से कोई भी आप 2 या 3 कर सकते हो, सारे अगर नहीं करना चाहते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपके शॉर्ट नोट हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ। 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेती हूँ आप लोगों का। इसके अंदर इसके अलग-अलग पार्ट्स हैं 11 के। जो क्वेश्चन सिमिलर होगा वो मैं स्किप कर दूँगी, क्योंकि शॉर्ट नोट में काफ़ी सारे टॉपिक सिमिलर होते हैं, ठीक है? तो वो मैं स्किप कर दूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी होंगी। तो देखो, सबसे पहला आता है यहाँ पे, शॉर्ट नोट आता है। एमआरएस भी मैं आपको करा चुकी हूँ, पहले मैं बता देती हूँ मैंने क्या-क्या करा दिया है। एमआरएस हो गया आप लोगों का, ठीक है? उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी ऊपर समझाया था मैंने। डिटेल के लिए आप वन शॉट देख लेना, ठीक है? वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी हो गया है, ठीक है? काफ़ी सारे मैं करा चुकी हूँ, ठीक है? लॉन्ग रन भी कराया था। बस 1-2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं कराया, वो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। बाकी जो सिमिलर हैं वो मैं स्किप करूँगी। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट नोट आता है एडवर्स सिलेक्शन का। तो एडवर्स सिलेक्शन अकर्स व्हेन वन पार्टी इन अ ट्रांजैक्शन हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन देन द अदर, लीडिंग टू मार्केट एफिशिएंसी। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा एडवर्स सिलेक्शन होता है, इसका मतलब है कोई भी एक पार्टी जो होती है इन अ ट्रांजैक्शन हैज़, उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो मोर इन्फॉर्मेटिव होती है अदर से, तो उसको हम एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं, लीडिंग टू मार्केट इनएफिशिएंसी। अगर नहीं समझ आया तो एग्जांपल से समझो। इन इंश्योरेंस, जैसे हम लोग इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाई रिस्क इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग कॉस्ट फॉर इंश्योरर्स। तो यानी कि क्या होता है कि जब हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो हाई रिस्क रहता है इंडिविजुअल को, मोर लाइकली टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है? जैसे कि कॉस्ट का बढ़ना इंश्योरर की, ठीक है? तो इस तरीके से, जैसे स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, इंसेंटिव, रेगुलेशन, ये सारे पॉइंट्स इसके यहाँ पे आते हैं, वर्ड्स के शॉर्ट में ही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ गुड्स आता है। टाइप ऑफ गुड्स 3 तरह के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, कॉमन, क्लब। तो जैसे कि फूड, क्लोथिंग, ये बिल्कुल प्राइवेट है, ठीक है? आप बाय कर सकते हो। पब्लिक में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट, डिफेंस, मतलब ये सरकारी जो होते हैं ना, वो पब्लिक होते हैं। कॉमन जो सबके लिए कॉमन है, फिश इन द ओशन, ये सब कॉमन है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। क्लब गुड्स क्या होता है, केबल टीवी, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, ये सारे क्लब गुड्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है,
तो एक्सपेंशन पाथ ना हमारे को शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अ फर्म यूजेस द प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन मिनिमम कॉस्ट। वही चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सारे इनपुट का हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं सामान को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट मिनिमम कॉस्ट पे, कम से कम कॉस्ट पे, ठीक है। जैसे कि आइसो क्वांट पढ़ाया था ना, आइसो कॉस्ट लाइन, वो सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें। स्लोप शोज ऑप्टिमल रेशियो ऑफ इनपुट फॉर ईच आउटपुट लेवल हो गया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्लानिंग में भी मदद करता है। शेड्यूल और कर्व तो आप लोगों को पता ही है। शेड्यूल मतलब वो डब्बा सा जो बनाते हैं हम लोग, जो क्लास 12 से हम लोग सीखते आ रहे हैं, ये हमारा शेड्यूल है। जैसे एक तरफ आपकी डिमांड है और एक तरफ आपका प्राइस है, ऐसे। और इसी को देख के जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं शेड्यूल, और इसको जो कर्व बनाया है इसको हम बोलते हैं, मतलब जो डायग्राम बनाया है ये हमारा कर्व कहलाता है। ये तो हम 12 से सीखते आ रहे हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वही सारे हैं। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने करवा दिया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो चुका है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। एलएसी भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है किंग डिमांड कर्व मॉडल जो होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में डायग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, किंग डिमांड कर्व मॉडल क्या होता है। द किंग डिमांड कर्व मॉडल एक्सप्लेन व्हाई प्राइसेस इज एन ओलिगोपोली मार्केट टेंड्स टू बी रिजिड और स्टिकी इवन इफ द कॉस्ट चेंज। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि किंग डिमांड कर्व मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर बताया जाता है कि ओलिगोपोली जो मार्केट है उसके अंदर प्राइसेस जो हैं वो रिजिड रहते हैं। रिजिड मतलब चेंज नहीं होते हैं, चाहे हमारे कॉस्ट चेंज क्यों ना हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, फर्म में नॉट चेंज प्राइसेस, मतलब फर्म ने अपने प्राइसेस चेंज नहीं किए बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिटर। अगर कॉम्पिटिटर का कोई रिएक्शन आ भी जाता है तो भी उसने अपने प्राइस को नहीं बदला, तो उसे हम बोलते हैं किंग डिमांड का मॉडल। एंड इन एन ओलिगोपोली अ फ्यू firm dominate the market. If it is rises prices, यानी competitor will not follow, so it losses customer. Demand is elastic above current price। यानी कि इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लो कि मार्केट के अंदर 4 दुकानदार हैं और 4 दुकानदार में से किसी एक दुकानदार ने अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया, तो यानी कि उसकी सेल गिर जाएगी, ठीक है। और जो बाकी के जो है कॉम्पिटिटर वो भी इसको इग्नोर करेंगे, और हो सकता है कि उन 4 दुकानदार में किसी एक दुकानदार ने अपने प्राइसेस को गिरा दिया, तो क्या उसकी सेल जो है बढ़ जाएगी? तो नहीं, वो भी अपने प्राइसेस को कम कर देंगे इससे कि उसकी सेल ज़्यादा ना बढ़े जिसने अपने प्राइसेस को कम किया था। तो ये कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं इन्हीं पॉइंट्स के अंदर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने जो है वो कर्व के द्वारा समझाई गई है, और डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो वन शॉट में कराया था मैंने, बाकी इतना भी सफिशिएंट है, बना के लिख सकते हो। और इसके मॉडल का जो फ़ायदा है वो क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करी गई है। एक्सप्लेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस की स्टेबिलिटी को दर्शाया गया ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पे चीज़ों को समझा जाता है, व्हाई फर्म प्रेफर नॉन प्राइस कंपटीशन। इस मॉडल की कुछ बुराइयां भी है, जैसे लॉन्ग टर्म चेंजेस इन डिमांड एंड कॉस्ट को इग्नोर करता है। इनिशियल प्राइस जो डिटरमाइन करना होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। स्पेसिफिक रिएक्शन पैटर्न जो होता है उसको ये एज्यूम करके चलता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना। और अगर ये पीडीएफ बाय करना है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8178359562 पर। और जो बच्चों ने ये वीडियो देखी है और अटेंडेंस लगाना, नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए मेंशन कर देना। थैंक यू।